Dear students, welcome back to Sankalp Competitive Classes. Myself Ghazala Noor. I am a PhD scholar from Jammu University Law Department. So I am here to teach you and give you some concept regarding the legal studies subject. And today will be your topic of the law of crime. So let's begin with the law of crime. As I already told you that there are some topics of law in your syllabus, that is the law of tort, law of property, law of contract. And now we will begin with the law of crimes. So first of all, you must know what is crime. So तभी आप लॉ क्राइम के लॉज पर पहुंच पाएंगे. ठीक है, तो लॉ ऑफ क्राइम को पढ़ने के लिए आपको क्राइम की ज्यादा जरूरत है, करने की नहीं, क्राइम समझने की ज्यादा जरूरत है कि क्राइम होता क्या है. क्राइम द इंटेंशनल कमीशन ऑफ एन एक्ट यूजुअली डीम्ड सोशली हार्म. तो क्राइम वो चीज है जो एक सोशली हार्मफुल हो, जिसका इंटेंशन ये हो कि मुझे ये कमिट करना है, मुझे ये ऑफेंस करना है, जो एक सोशली हार्मफुल हो, डेंजरस हो या स्पेसिफिकली डिफाइंड हो आपकी प्रोसीजरल लॉ में, दैट इज आपके आईपीसी में, जो कि पनिशमेंट दी हुई है. उसमें पनिशमेंट भी दी होती है जो पैनल हो, जो प्रोहिबिट हो बाय द लॉ एंड विच वाज ऑलरेडी comes under the criminal. ठीक है, most countries have enacted a criminal code in which all of the criminal law can be found. So English law में भी there are many sources for the criminal law system. तो remain that was all remain uncodified. लेकिन हमारे इंडियन लॉ जो कि कोडिफाई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी दिए हुए हैं. आईपीसी मींस इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आपका सिविल प्रोसीजर कोड. यही तीन मेन इंग्रेडिएंट्स है आपके क्राइम लॉ ऑफ क्राइम को जो डील करता है. द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंटेंट इन अ कोड मस्ट बी इंटरप्रेटेड. इंटरप्रेटेड मीन्स उसको मोल्ड भी किया जा सकता है इन द लाइट ऑफ मैनी प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड लॉज जो होते हैं. ठीक है, some of which may not be actually expressed in the code itself. मीन्स जो मॉरली रॉन्ग होते हैं, मॉरली रॉन्ग थिंग्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन अ लॉ. क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे मॉरल्स होते हैं जो आपके मॉरली रॉन्ग माने जाते हैं. द बिगेस्ट एग्जांपल इज द गिफ्ट विच वाज गिवन बाय द फादर टू हिज डॉटर और द सन इन लॉ. जो हम लॉ में अगर देखा जाए तो वो दहेज के रूप में हो जाता है, तो दैट इज टोटली रॉन्ग बाय द लॉ बट नॉट अ मॉरली रॉन्ग. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल many legal systems take into account that the mental state of the accused person at the time of any crime was committed. पहली बात, अगर कोई भी क्राइम कमिट करता है तो उसका इंटेंशन जो है वो माइंड से होगा. अगर वो मेंटली फिट नहीं है एंड वो कुछ ऐसे हरकतें कर रहा है जो क्राइम के सीन में आ गए, ठीक है, तो वो कमिट क्राइम तो करेगा, लेकिन उसका मेंटल स्टेट भी ज्यादा जरूरी है. अगर कोर्ट या उसके जरिए ये पता चल गया कि ही इज नॉट मेंटली फिट, तो उसको पनिशमेंट नहीं होती है. मोस्ट लीगल सिस्टम ऑल्सो क्लासिफाइज क्राइम फॉर द पर्पज ऑफ असाइनिंग केसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट. सोशल चेंजेस often result in the adoption of new criminal laws and the older ones also. इसका मतलब ये है कि हमारे जो कंट्री में लॉज बताए हैं वो बेसिकली आपके मॉरल वैल्यूज को लेके भी बनाए हैं, लेकिन हमारा जो लीगल सिस्टम है उसमें कुछ ऐसे क्राइम क्लासिफाई किए हैं जो टोटली असाइन करते हैं हमारे केसेस को डिफरेंट कोर्ट्स में. लाइक अगर सिविल है, क्रिमिनल है, या उसको अपील करता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल थ्रेट है, या कुछ भी है, जैसे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है, अलग अलग कोर्ट्स को डिफाइन किया हुआ है कि ये अलग अलग केसेस डील करता है. ठीक है, सोशल चेंजेस जो हमारे सोशली चेंज मतलब जो सोशल में या मॉरली चेंजेस आते हैं उनको भी अडॉप्ट किया गया है. ठीक है, और उसमें हमारे नए लॉज बनाए हैं. जिस तरह से कुछ जैसे छोटे बच्चे ने क्राइम कर दिया तो
वो नॉर्मल जेल में नहीं जाता, वो जुवेनाइल जस्टिस में जाता है। ठीक है, अगर किसी को ये जरूरत पड़ती है कि इसको बेच दो, ये वहां से ठीक होके आएगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर भी माने गए हैं, या ड्रग्स को जो एडिक्टेड है उसको भी अगर नशा मुक्ति केंद्र भी बनाएंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स बनाए गए हैं विच इज लीगली रॉन्ग, but the court is differentiate the different aspects of the cases या crimes। ठीक है, this was the crime definition। now come to the point of the definition, क्या है वो introduction था। this law perhaps also known as the penal law। क्राइम को हम पेनल लॉ कहते हैं, मीन्स जिस क्राइम की आपको पनिशमेंट दी होती है वो आपके पेनल लॉज में दिए हैं, जिसमें पनिशमेंट्स भी दी है, लाइक आईपीसी हो गया। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ पनिशमेंट्स जो अभी बोला मैंने, which is to be given for various crimes like trying, charging, imprisonment of criminals। imprisonment means जेल, जेल की जो बेचारे हवा खाते हैं वो भी उसी में है, जो उन पे चार्जेस लगते हैं, कौन कौन सी चार्जेस पे या कौन कौन सी जुर्म जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, ऑल्सो दिस लॉ रेगुलेट्स हाउ अ पर्सन इज चार्ज्ड या इन्वेस्टिगेटेड एंड ट्राइड। ठीक है, ये सारी चीजें भी इसी में आ जाती हैं। बेसिकली आपका क्राइम वो है जो मॉरली रॉन्ग है, लीगली रॉन्ग है। अभी आपने पढ़ा होगा टॉट में कि जो सिविल रॉन्ग है ये आ जाता है जहां पे पनिशमेंट दी जाती है, इसमें कोई रेमेडीज नहीं प्रोवाइड करी जाएगी। हाँ, उसको सिविल नेचर में बनाने के लिए बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन क्राइम इज अ क्राइम। ठीक है, विच इज पनिशेबल अंडर आईपीसी या पेनल लॉ में, और जो उसका प्रोसीजर है, जो प्रोसीडिंग्स या इन्वेस्टिगेशंस चलती है, दैट विल बी टोटली थ्रू द सीआरपीसी, दैट इज अ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और आपका आईपीसी इंडियन पिनल कोड। ठीक है, जेएनके का एक एक्सेप्शनल था रणबीर पिनल कोड। अब 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बाद IPC was applicable on J&K also। ठीक है, so there are many laws that are enforced through the threat of the criminal punishments। ठीक है, बहुत सारे लॉज है आपके IPC में, 511 सेक्शंस है। so, देखो कितने सारे लॉज बने हुए हैं जिनके ऊपर पनिशमेंट दी हुई है। ठीक है, a law that relates to a crime, definitely that is the criminal law। in these laws punishment is used as a barrier touch। ए ने बी के साथ क्राइम कमिट किया, ठीक है, या इसको मार दिया या इसको इंजरी कर दी, चोरी चकाती भी आ जाती है, या इसको धमकाया, पहले बंदूक रख दी, तो ये इसको पनिशमेंट ही मिलेगी। ये नहीं है कि बाहर सेटलमेंट कर भाई मैंने तेरे को मारा ही नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ए हैज कमिटेड क्राइम ऑफ एक्सटॉर्शन, धमकाने वाला भी, ठीक है, इसको इंजुरी भी कर दी, इसको बाजू में भी लग गई, हर्ट हुआ है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है, वो सारी चीजें, और इसका चोरी वगैरह भी आ गया, तो वो सारी चीजें इसमें आती है। तो ए हैज कमिटेड एंड गिल्टी ऑफ क्राइम, तो ही वॉज चार्ज्ड। चार्जेस इस पे कौन कौन से लगेंगे वो आपके आईपीसी में आ जाते हैं। ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी, और ये एक बैरियर टच दिया हुआ है। दिस इज डन टू प्रिवेंट एंड प्रोहिबिट द सिटीजन, एंड अवॉइड करता है कि वो ऐसा कंडक्ट दोबारा ना करे। बेसिकली किसी क्रिमिनल को पनिश करना मेन मोटिव होता है कि कोई भी ऐसी हरकत हमारी सोसाइटी में दोबारा कोई और ना करे, तभी उसको पनिशमेंट दी जाती है, तभी उसके चार्ज लगाए जाते हैं। ठीक है, ऑल्सो दिस लॉ इंश्योर्स दैट द सिटीजन ऑफ इंडिया आर सेफ, and crime definition in India is also defined in your criminal law। ठीक है, so this was the crime definition only। so let's begin with the different aspects of how crime is considered and what are the main elements of crime which was given in the criminal law। तो बेसिकली एलिमेंट्स हम क्या क्या लेते हैं क्राइम का, या तो किसी को मार दिया, या तो बेसिकली जो वेपन होते हैं। ठीक है, दीज आर सम एलिमेंट्स विच आई shown you here, these are just the elements of crime। तो बेसिकली एलिमेंट्स क्या होती है, that every country usually has its own set of codified law।
ठीक है, हर एक कंट्री का अपना अपना कोडिफाइड लॉ है। तो इंडिया का जो कोडिफाइड लॉ है रिगार्डिंग द क्राइम इज आईपीसी एंड द प्रोसीजर विल बी फॉलो थ्रू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, वेरियस पनिशमेंट्स दी हुई है आईपीसी में। इंडिया का भी अपना है, दे आर आइदर गो फॉर द इंडियन पेनल कोड और एनी अदर स्पेशल क्रिमिनल लॉ, regardless of which laws we refer to, there are always some elements of the crime common to all of them. So these crimes basically constitute the backbone of the criminal cases. ठीक है, जब तक आपके पास एलिमेंट्स नहीं होंगे तब तक आप लोग को नहीं पता चलेगा। तो बेसिकली इन इंडिया इंक्लूड द इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस और क्रिमिनल लॉ। अब बात आती है एविडेंस की। अब एविडेंस आपका बेसिक एलिमेंट क्यों माना गया है क्रिमिनल में? क्यों? क्योंकि जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होंगे कि इस ए बंदे ने बी के साथ क्राइम किया है, तो एविडेंस क्या है? या तो वो खुद विटनेस है या तो वहां पे कुछ ऐसा वेपन है जिसपे ए के उंगलियों के निशान होंगे, दैट विल कंसिडर्ड एज द एविडेंस। या वेपन पाया जाता है, या आपका जिसको हम बोलते हैं कि ऑन स्पॉट पे क्या क्या चीजें बरामद हुई, वो सारी चीजें आपकी एविडेंस में आ जाएंगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के थ्रू आपके प्रोसीजर फॉलो होते हैं, ट्रायल फॉलोज किए जाते हैं। ठीक है, पहले चार्ज होगा, इन्वेस्टिगेट होगा या कंप्लेन होगी या क्या होगा, वो सारी चीजें आपके क्रिमिनल प्रोसीजर में आ जाता है। और इंडियन पैनल के अंदर कौन सी पनिशमेंट दी हुई है उसके ऊपर वो पनिशमेंट लागू कर दी जाती है। पीपल ऑफन रेफर टू दीज थ्री एज अ जनरल लॉज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज we also have other laws which relate to specific kinds of offenses. For example, prevention of money laundering act है, ठीक है, और आपका within the particular financial crimes है। इवन अदर लॉज भी जो है वो भी है जो स्पेसिफाई नहीं किए हैं आपके क्राइम में, जो रेगुलेट करती है। ठीक है, लाइक कंपनीज एक्ट भी है, फैक्ट्रीज एक्ट है, या कोई आपके जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेगोशिएशन एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला हो गया, चेक्स एंड बैलेंसिंग वो भी क्राइम ही है आपका, बैंक से रिलेटेड। ठीक है, फ्रॉड वाले केसेस आ जाते हैं उसमें। ये सारी चीजें आपकी तो इसमें दी हुई है, लेकिन आईपीसी के तहत अगर उनके बारे में लिखा हुआ है तो आईपीसी से उसको पनिशमेंट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज डिफेमेशन। डिफेमेशन इज डिफाइंड इन योर टॉट law of tort, but defamation is also defined in the IPC and the punishment is given in the Indian Penal Code also. ठीक है, the best example यही आ जाएगी कि हमारे यहाँ पे specific kinds of offenses भी है। The most important thing common in all the laws which contain the basic elements. अब बात करते हैं, यहाँ पे आपके जनरल लॉज की बात हुई थी, अब बात करते हैं आपके एलिमेंट्स की। सबसे पहली बात, एक एक्यूज्ड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, जब तक एक एक्यूज्ड नहीं पता चलेगा तब तक प्रोसीजर किस पे चलाएंगे, पनिशमेंट किसको देंगे? मेंस रिया, मेंटल इंटेंशन, एक्टस रियस, उसका एक्शन, और इंजुरी कितनी हुई है, इंजुरी किसको हुई है, क्या हुई है, डैमेज हुआ है, लॉस हुआ है, क्या चीज हुई है, या इंजुरी इसमें भी आ जाता है, ग्रीवियस इंजुरी हुई है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है, या मर्डर हुआ है। ठीक है, या अमाउंट टू मर्डर हुआ है कि करना चाहता था, तो वो बेसिकली आपके सारे के सारे इंटेंशंस में आ जाता है, ये एक्यूज पर्सन को लेकर। ठीक है, दीज फोर आर योर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। Let's discuss these four one by one. सबसे पहले आपका आ जाता है मेंस्ट्रिया। मेंस्ट्रिया क्या होता है? बेसिकली मेंस्ट्रिया इज योर माइंड एक्सेप्ट द फैक्ट। ठीक है, माइंड जो एक्सेप्ट करता है फैक्ट दैट यू हैव कमिटेड अ क्राइम एंड दैट यू आर रॉन्ग। Also, these conditions refer to the mental state of a person who is guilty.
बेसिकली ये सारा का सारा जो किया करा है आपके मेंटल एलिमेंट को लेके किया है, मेंटल इंटेंशन को लेके किया है। एक साउंड माइंड पर्सन या अनसाउंड पर्सन, लाइक साउंड माइंड जो एक होशो हवास में है, मेंटली नॉट डिस्टर्ब है, अनसाउंड माइंड जो होशो हवास में नहीं है या मेंटली डिस्टर्ब है, उसने किस इंटेंशन से किया है। दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन अ पर्सन बिलीव to have committed a crime voluntarily or knowingly. So in terms of law this is forbidden. अगर एक पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है और उसको पता है कि ये मैंने क्राइम कमिट किया है, वो इसके नॉलेज में भी है, उसका इंटेंशन भी है किसी को मारने का, तो वो फॉरबिडन होता है लॉ में, एंड दैट इज अ गिल्टी ऑफ क्राइम, सच क्राइम। ठीक है, इन दिस सिनेरियो the mental condition of a person is checked when he committed a crime. Also, whether that person has committed the crime voluntarily and was forced to act is checked in this matter. Like जैसे कोई किसी को कैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए पर्सन ने बी को बोला कि सी को गोली मार दो, तभी मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को छोड़ दूं। ठीक है, अब इसके पास और कोई हथियार नहीं था बच्चों को बचाने का, वो इसके पास आया और इसने इसको गोली मार दी, या गोली नहीं मार पाया, बस इंजुरी कर दी, ग्रीवियस हर्ट कर दी। ठीक है, अब बी विल बी द एक्यूज पर्सन, तो इसका मेंटल एलिमेंट जो हो जाएगा, मेंसरिया देखा जाएगा कि इसके ऊपर दबाव था, फोर्सफुल एक्ट करवाया गया इससे। एक मेंसरिया वॉज नॉट फिट टू दिस पर्सन, होशो हवास में तो था, मजबूरी भी थी इसकी। ठीक है, तो ये अगर इसका नाम ले लेता है तो ए विल बी कंसिडर्ड एज अ गिल्टी ऑफ क्राइम। बट ऐसा नहीं है कि बी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बी को उससे थोड़ी कम मिल जाएगी, पर उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अ मेयर पर्सन विल नेवर कमिट अ क्राइम अनलेस ही पोजेस सम इंटेंशन टू कमिट इट। इसके नॉलेज में था कि मुझे इसको गोली मारनी है, पर इसका इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन तो इसका था। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे ए पर्सन ए को पता था कि पेड़ के पीछे सी छुपा हुआ है। ठीक है, इसने बी को बोला कि तुम गोली मारो, वहां चिड़िया है, चिड़िया का शिकार करेंगे। इसका इंटेंशन था चिड़िया का शिकार करना, इसकी नॉलेज में भी नहीं था कि वहां सी बैठा हुआ है। ए को पता था, उसका इंटेंशन भी था, उसका मेंटल स्टेट भी था और उसका नॉलेज में भी था, और इसको मिसरिप्रेजेंट किया इसने कि तुम मारो, अच्छा निशाना है, वहीं पे मारना है, तो उसने मार दिया और गोली सी को लग गई। ठीक है, बी इज नॉट कमिट एनी क्राइम, नॉट हैविंग अ नॉलेज, नॉट हैविंग अ इंटेंशन टू गोली मारना सी को, तो ए विल बी लाइबल for this committing a crime. He will be held guilty under the IPC also, under the criminal law also. B will also be punished but with the compensation. ठीक है, compensation नहीं तो उसको remedy मिल जाएगी। ठीक है, B is not considered a crime but he will be liable with the in these crime। ठीक है, ये बात आ जाती है बेसिकली इन दिस सिनेरियो, हमें यहाँ पे मेंटल कंडीशन उस पर्सन की चेक करते हैं कि उसका मेंटल कंडीशन था कि उसको मारने का या इंटेंशनली उसका था। मेंटल स्टेट में जो बंदा नहीं होता है, हम उसको एज अ क्राइम गिल्टी में नहीं लाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको एक लीगल रेमेडी भी प्रोवाइड कर दी जाती है कि ही इज नॉट कैपेबल ऑफ नोइंग द थिंग्स, नॉलेज नहीं है उसको, कैपेबल नहीं है, तो वो उसने मार दिया। जिस तरह से आप लोग मेंटल हॉस्पिटल्स में ले लो, बहुत सारे आप लोगों ने रास्तों पर भी देखे होंगे कि ऐसे ही कोई पत्थर मार रहा है, तो हम उसको क्राइम नहीं बोलेंगे, ही इज नॉट इन द मेंटल स्टेट। ठीक है, ही इज नॉट कंसिडर्ड इन एनी क्राइम। हाँ, हम उसमें उसको रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं, उस बंदे को उठा के कहीं ऐसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल सकते हैं जहां पे वो ठीक हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज अ पर्सन एक्स unknowingly puts on the shoes of a person Y। ठीक है, so should the person X be deemed guilty? No, उसको नहीं पता था ये जूता किसका है, उसने पहन लिया। ठीक है,
person is not termed as a guilty although he commits a crime of taking the shoes of a person without consent. विदाउट कंसेंट वाला तो उसने क्राइम किया है, ठीक है, लेकिन उसको उसका इंटेंशन नहीं था, उसके नॉलेज में भी नहीं था कि ये किसका जूता है, तो उसको जरूरत हो उस टाइम तो उसने पहन लिया. देयर इज नो प्रूफ दैट ही डिड ऑन सच पर्पस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, another example, thus the person X had no intention of taking the shoes from Y. In this case, mens rea is applicable. Mens rea is acceptable also through the globe. There are extent of the law which was applied. Basically, maximum number of the cases mens rea और actus reus के बेस पे बहुत सारे ऐसे जो जुर्म है, वो जो जिन्होंने जुर्म किए होते हैं वो इस बेस पे छूट जाते हैं. ठीक है. तो हमारे जहां लॉ ने हमें प्रोवाइड किया है लीगल रेमेडीज, वहीं पे आपके पनिशमेंट्स भी प्रोवाइड करी है. ठीक है. हर किसी को बचाने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करी हुई है हमारे लॉज ने. तो देयर आर सम लॉज लाइक फैक्ट्रीज एक्ट, जो मैंने आपको बोला, उनकी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आप प्रोवाइड कर सकते हो. जैसे फैक्ट्रीज में ज्यादातर मशीन्स वगैरह होती है, उनके मतलब इलिटरेट पीपल वहाँ, अनएजुकेटेड पीपल काम करते हैं. दे आर नॉट नोइंग हाउ टू डील विद द मशीन्स. उनको सिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, बट बाई चांस अगर उनसे कोई मशीन खराब हो जाए तो वहां पे उनकी नॉलेज में नहीं थी कि इसको कैसे चलाते हैं या इसको कैसे ठीक किया जाता है. तो वहां पर भी ये वाली चीजें यूज करी जा सकती है मेंस वेयर, क्योंकि आप इतनी करोड़ों की मशीन अगर खराब होगी, आप एक पर्सन लेबर पे वो चार्ज नहीं कर सकते. ठीक है. बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो इन सब चीजों से डील करते हैं. तो मेंस वेयर इज बेसिकली योर माइंड, इंटेलेक्चुअल, आपका मेंटल स्टेट और आपका जो माइंड एक्सेप्ट करता है फैक्ट्स. और बहुत बारी एक मुजरिम भी बोल देता है कि हाँ मेरे को पता था, मेरे नॉलेज में भी था, तो वहां उसको पनिशमेंट प्रोवाइड करी जाती है. ठीक है. इतना क्लियर है? चले जी. इसमें मैंने आप लोग के लिए एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है. लाइक सपोज एन ऑफिसर एक्ट्स ऑफ द जस्टिस और कोर्ट was ordered to arrest a person A. He believed that the person B to be a A and arrested him. Is the person X be the guilty? लाइक एक ऑफिसर है, ठीक है, उसको किसी ने गलती बता दी, बी जो है वो ए है, तो वो बी को अरेस्ट कर लेता है. ठीक है. बी को अरेस्ट कर लिया, ए बाहर ही है, ए को अरेस्ट करना था, उसके पास इंटेंशन ये थी, नॉलेज में इसका ये आ गया, नॉलेज इसकी थोड़ी कम थी, ऑफिसर ने बी को अरेस्ट कर लिया. क्या ऑफिसर गिल्टी होगा? X has committed the offense. इसने कोई कमिट किया क्या? इसने तो कोई नहीं कमिट किया. इसको पकड़ना था, इस बंदे को पकड़ना था, वो इसको पकड़ पे आ गया. ठीक है. इसमें आंसर आएगा X has not committed the offense. ठीक है. बट हाँ, अगर इसकी रेपुटेशन, अब इसमें मैंने मोल्ड कर रही हूं मैं इसमें, अगर बी का रेपुटेशन खराब हो गया कि इसने मेरे को कमेंट किया या कुछ किया, अरेस्ट किया, तो डेफिनेटली वो डिफेमेशन में जाएगा और उसको प्रोवाइड किया जाएगा. बकायदा बेसिकली जब ऐसे ऑफेंसेस होते हैं तो फिर वहां पे स्पीकर पे अनाउंस कर दी जाती है कि गलती हो गई, वो वैसा कुछ. अगर विलेज में अगर कोई ऐसा अरेस्ट हो, बेसिकली ज्यादातर में यही होता है कि पकड़ना किसी और को होता है और कोई और पकड़ लिया जाता है. ठीक है. चलिए जी, ये बात आ जाती है मेंस वेयर, क्योंकि उसके नॉलेज में नहीं था, उसका इंटेंशन भी नहीं था. जो उसका इंटेंशन था किसको पकड़ने का? ए को पकड़ने का. ठीक है. चले जी, अब बात आती है जो दूसरा एलिमेंट है, वो है एक्टस रियस. एक्टस रियस इज अ ज्यूरिस्टिक कंसेप्ट. Actus reus is a juristic concept which shows the physical representation of crime. Physical representation of crime. ठीक है. ये crime है. Thus it shows how the crime committed affected the person physically along with his conduct. I am highlighting the words which is very important, and that words will be considered as a MCQ point of view at the point in time. So this concept can be applied while considering the fact, time, place, person, possession,
कंसेंट ऑफ द विक्टिम एक्सेट्रा। एक्टर्स रेस का मतलब होता है कि फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्राइम, कि उसने उसको कंसेंट दी, उसका पोजीशन है, वो वहां पे रह रहा है, कौन सा टाइम है, कौन सा प्लेस है, मीन्स जहां आपकी बात करें फिजिकल की, ठीक है, कि भाई उसने उसको फोर्सफुली धक्का दिया है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, ठीक है, उसने उससे कंसेंट लिया, उससे उससे डॉक्यूमेंट साइन करवाए, ये सारी चीजें आपकी जो फिजिकली जो हमें दिखाई देती है। इससे पहले जो मेंस दिया था दैट वाज ऑल इंटेंशन एंड नॉलेज, वो हमें दिखाई नहीं देती, वो तो बंदे के अंदर की बात होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज एक्स फायर्स अ गन टू किल पर्सन वाई। Scenario here is that X fires the bullet and drop the gun. So, if the scenario were considered as actus reus rather than the intention of killing the person, if the bullet touches or kills person Y is considered. Also, if the bullet hurts the person or causes him the death is also taken into consider. यहाँ पे पर्सन एक्स जो था उसने गोली चलानी थी बाइक के ऊपर, ठीक है, सिनेरियो भी यही हुआ, उसने गोली चलाई और गन छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये सिनेरियो आ गया कि एक्टर्स रियस में इसमें क्या है, इंटेंशन थी उसको मारने की, ओके, इंटेंशन आ गई, इंटेंशन ऑफ किलिंग अ पर्सन इफ द बुलेट टचेस एंड और किल्स पर्सन, वाइफ को मार दिया, तो ये सिंपल सा बात आ गई। फिर बात आती है अगर उसका इंटेंशन था लेकिन फिजिकल अपीयरेंस नहीं, उसने वहीं पे छोड़ दी गन, ठीक है, और भाग गया, तो वो फिजिकल में नहीं आता, उसका इंटेंशन था उसको मारने का लेकिन उसने नहीं मारा उसको, ठीक है, तो ये एक सिनेरियो बन जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बेसिकली जो एक्टर्स रियस है द गिल्टी एक्ट, मतलब उसका इंटेंशन माना जाता है, उसका जो उसने एक्ट किया हो वो गिल्टी हो, और उसका एक्चुअल फिजिकल फिजिकल एक्ट होना चाहिए, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन या फिजिकल एक्ट, मतलब उसने कोई काम ऐसा किया हो जो वहां पे दिख रहा हो। वॉलेंट्री कमीशन मीन्स वॉलेंट्री इन्वॉल्व होना चाहिए, कोई फोर्सफुली वाला नहीं, अगर फोर्सफुली वाला आ जाता तो वो तो मेंस्ट्रिया में आ जाता है, ठीक है, उसने किसी पे दबाव किया। समवन हैड टू डू समथिंग में किसी ने कुछ काम जरूर किया हो, जैसे इस वाले केस में कि हाँ उसने गोली चलाई और छोड़ दिया, ठीक है, मतलब उसने कोई काम किया, ये नहीं वो वहां पे खड़ा है बंदूक लेके, तो वो कोई काम ही नहीं हुआ, समथिंग टू डू हुआ ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं उसने, ठीक है। थिंकिंग अबाउट समथिंग रॉन्ग इज नॉट अ फिजिकल एक्ट। सेम अगर मेरे को किसी ने बोला या मेरी अपनी वॉलंटरी थी कि मैं किसी को गोली मार दूं, अगर मैंने सिर्फ बंदूक हाथ में लेके रखी हुई है, उसको नहीं मार रही हूँ, मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि मैं उसको मारना चाहती हूँ, that is not, I am not committing any crime and I am not guilty of any crime under any criminal law, ठीक है, ये एक सिनेरियो है कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया। दूसरा है कि मेरा इंटेंशन था कि मैंने ए पर्सन को मारना है, मैंने बंदूक ली और उसको मार दिया और बंदूक वहीं छोड़ दी या मैं वहां से चले गई, ठीक है, मेरा इंटेंशन भी था और फिजिकल अपीयरेंस दिख भी रहा है कि उस बंदे को गोली लगी है मेरे जरिए, तो आई एम कमिटिंग ए क्राइम, ठीक है, मैं गिल्टी भी हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई एक एक्चुअल फिजिकल एक्ट किया हुआ है, ठीक है। और जैसे अब दूसरी बात आ जाती है इसमें कि वो जो मैंने काम किया, जो मैंने रॉन्गफुल एक्ट किया या कोई गिल्ट किया है या कोई ऐसा प्रोहिबिट किया है, वो प्रोहिबिट होना चाहिए लॉ में थी जिसकी पनिशमेंट हो। ये नहीं है कि मैं किसी की बेल बजा के भाग गई तो मैंने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ठीक है, दैट इज नॉट क्राइम। तो आप किसी की डोर बेल बजा के भाग गए, हाँ डोर बेल बजा के वहां बॉम्ब रख देना, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम, ठीक है। तो merely possessing a guilty mind, ठीक है, and thinking of committing a crime is not enough, but there must be a physical appearance, or basically refers to an act or omission which leads to the completion of the act, and hence mens rea as well as the actus reus both will be considered as the basic elements of the crime, ठीक है। एक क्राइम को बनाने के लिए एक्टस रियस और मेंस रिया का बहुत बड़ा रोल है, जो मैंने आप लोगों को थोड़े बुलेट्स पॉइंट्स में बता दी। फिर थर्ड पार्ट आ जाता है इंजुरी, ठीक है। अब ये बात आ जाती है कि फिजिकल इंजुरी हुई है या नहीं।
This is also the basic elements of the crime. Is an injury. There can be no crime if a person faces some kind of an injury. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी, इंजुरी का मतलब है एनी हार्म कॉज टू अ पर्सन इलीगली आइदर इन माइंड, बॉडी या उसकी रेपुटेशन या कोई भी प्रॉपर्टी। ठीक है, इंजुरी का मतलब ये है। और जो आपने टॉट में पढ़ा होगा इंजुरी, वो भी यही है कि फिजिकल अपियरेंस, मतलब फिजिकल इंजुरी जरूर होनी चाहिए या कुछ ऐसा इंजुरी होना चाहिए जिसका एक्चुअल लॉस या डैमेज हो। ठीक है, जो आपने इंजुरी साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजुरीज में पढ़ा। दिस इंजुरी इज डिफरेंट इन अ क्रिमिनल लॉ, जिसमें एक्चुअल इंजुरी हो कि उसका कुछ पार्ट या उसका प्रॉपर्टी का, रेपुटेशन का या आइदर बॉडी का या मेंटल हैरेसमेंट, वो भी क्राइम में आ गया है। ठीक है, माइंड का जो बोला है यहाँ, माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी या रेपुटेशन, रेपुटेशन की बात आ जाती है तो डेफिनेटली आपका टॉट का भी आ जाता है। बट जो मैंने अभी बोला कि टॉट में डेफिनेशन तो है, डेफिनेशन दी हुई है और उसका जो पनिशमेंट है वो आईपीसी में दिया है। ठीक है, हाउ देयर कैन बी सम क्राइम्स व्हिच माइट not required injury to anybody. For example, driving without driving license is a crime. Even it may not harm anybody. ठीक है, सिंपल मीनिंग ये है कि इंजुरी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे क्राइम जो है वो क्राइम है। अभी बहुत सारी ऐसी है लाइक ड्राइविंग लाइसेंस जो नहीं है वो क्राइम है, लेकिन इसमें अन एक्सेप्शन आ गया कि इंजुरी तो नहीं हुई ना किसी की, तो वो बट क्राइम है, जरूरी नहीं है कि इंजुरी हो। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब आती है एक्यूज पर्सन। जब तक आपको एक्यूज पर्सन का नहीं पता चलेगा, आप कंप्लेंट तो कर दोगे किसी ने चोरी कर दी है। ठीक है, एक्यूज पर्सन बेसिकली वही हो जाता है जो जिसके ऊपर सारे सबूत मिल जाते। ठीक है, नो क्राइम कैन एवर ऑकर आउट ऑफ थिन एयर बिकॉज दैट वुड सिंपली बी एन एक्सीडेंट। In order to constitute a crime, it is important for somebody to commit it. The law should always be able to pinpoint the person who is responsible for committing an offense. There will be always a person behind any crime, or there will be always a person who is responsible for committing a crime. So there will be always a person means who is the accused person. The term accused या person does not suggest that only a human being will commit an offense, but there are the section 11 who gives the basic definitions of a person, which includes company या कोई association या body of persons too. ठीक है, there like trust हो जाएगा, NGO हो जाएगा, public company, they can also commit a offense और इनको भी हम as a accused में ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ओनली अ पर्सन विल कमिट अ क्राइम, नो, और नॉट ओनली अ बट कंपनी हो गई, कोई बिल्डिंग का हो गया, कोई मालिक, ऑनर जो है, ऑनर ने तो नहीं किया लेकिन उसकी बिल्डिंग गिर गई तो उसने क्राइम तो कमिट किया है। ठीक है, इंडस्ट्री हो गई कोई या एनजीओ भी हो गया, ये सारी चीजें आपकी एक्यूज पर्सन में आ सकता है। फर्दरमोर देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस दैट कैन implicate more than one person for the same crime. In some cases, all persons will face trial and may have a face punishment together. जैसे कॉन्स्पिरेसीज होती है, 5 बंदों ने कर ली कॉन्स्पिरेसी, उसमें से सिर्फ 4 बंदे ही एक घर में चोरी करने गए, एक बंदा बाहर ही रहा, उसने चोरी नहीं की बट उसको कम सजा मिलेगी, लेकिन they all 5 are considered a crime of conspiracy and all will face a punishment under IPC together. ठीक है, this is the accused person. So these are some questions regarding the mens rea, regarding the Indian Penal Code, regarding the CUET point of view, the MCQ type. State which of the following elements are not necessary for certain kinds of crime. Accused person भी है, ठीक है, mens rea है, actus reus भी है, injury is not necessary
तो इसलिए एक्यूज पर्सन और सॉरी मेंस्ट्रिया और इंजुरी को बोला है विच इज नॉट नेसेसरी। तो मेन चीजें हैं आपका एक्टस रियस और एक्यूज पर्सन, ठीक है, ये नेसेसरी माने गए हैं क्योंकि आपका फिजिकल अपीयरेंस माना गया है। मेंस्ट्रियम मेंटल स्टेट का है और इंजुरी तो होगी जब किसी ने एक्टस रियस का काम किया है तो इंजुरी इसी में इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। ऑल द फोर्स आर योर एलिमेंट्स, बट जो नेसेसरी है वो है एक्यूज पर्सन और एक्टस रियस। When did our Indian Penal Code receive the Governor General Assent? On 6 October 1860। ये आपको याद करना पड़ेगा। To which of the following law presumption applies? प्रिजम किस में हम करते हैं, प्रिज्यूम किस में करते हैं कि ये इंटेंशन था इसमें, मे बी इंटेंशन नहीं हो, ठीक है, इसकी नॉलेज में नहीं था, तो वो मेंस्ट्रिया है, ठीक है। ओके डन, चले जी अब आगे चले। The main important things, main elements बोलो, जनरल लॉज बोलो, आपका जो लेजिस्लेशन है वो है एक इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी एंड एविडेंस। बेसिकली इंडियन पेनल कोड जो बनाया था वो 1860 में बनाया था और इसमें जो मैंने बोला 5 से 11 आपके सेक्शंस हैं, 23 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर आपकी डेफिनेशन और पनिशमेंट्स बताई हुई है, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और अ लॉ विच एक्सप्लेन्स द क्राइम्स। दूसरा आता है सीआरपीसी। सीआरपीसी बेसिकली आपका प्राइमरी लेजिस्लेशन बताया है जिसके बेस पे, जिस प्रोसीजर के बेस पे आपके क्रिमिनल लॉ इंडिया में चलते हैं, ठीक है। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, या किस तरह से एविडेंस कलेक्ट करने, किस तरह से एविडेंस कलेक्ट करने हैं, एविडेंस क्या कलेक्ट करने हैं वो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया है, ठीक है। जिस तरह से आपके किस तरह से उसको गिल्ट प्रोवाइड करते हैं, पेनल्टीज किस, चार्जेस कैसे लगते हैं, इसके जरिए आपका चार्ज लगेगा तब जाके इसके जरिए आपका पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। सीआरपीसी, इंडियन पेनल कोड और एविडेंस बेसिकली आपका जो एक्ट था वो है 1872 में, जिसके अंदर आपके कुछ सेट्स ऑफ रूल्स बताए हैं, इश्यूज बताए हैं, कौन से ऐसे प्रूफ्स या एविडेंस है जो एडमिसिबल है, जिसको हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, प्रिजम्पशन में भी आता है, ठीक है। इट कंटेन 167 सेक्शंस और इसमें आपके बहुत सारे एविडेंस बताए हुए हैं कि किस तरह के एविडेंस हम इसमें लेते हैं, या कन्फेशन है या नहीं है। कन्फेशन बिफोर द कोर्ट और कन्फेशन बिफोर द पुलिस स्टेशन इज टोटली डिफरेंट। तो कुछ एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, ऑरल एविडेंसेस है, प्राइमरी सेकेंडरी, कुछ ऐसे एविडेंस है जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, वो किस में आते हैं, वो सारी चीजें आपके एविडेंस में इंक्लूड होते हैं। सीआरपीसी हो गया आपका प्रोसीजर, किस तरह से ट्रायल चलेंगे, प्रोसीडिंग्स चलेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, ठीक है। एफआईआर होती है, कंप्लेन किस पे होती है, कौन करता है, ठीक है। और फिर जो चार्जेस लगते हैं कोर्ट के बाद, जितना प्रोसीजर होता है, फिर चार्जेस और पनिशमेंट आईपीसी के तहत चलते हैं, ठीक है। दीज आर द 3 मेन और मेजर लेजिस्लेशंस फॉर योर क्राइम, ठीक है। अब आती है बात जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, द मेन जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, जो मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल्स एंड द प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रिवेंशन या डेटरेंट करना क्रिमिनल बिहेवियर को, जैसे जो मैंने बोला कि उनको प्रिवेंट करते हैं या कुछ ऐसा एंटी सोशल बिहेवियर वो ना करें, कुछ ऐसे डिफिकल्टीज होती हैं कि उनको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। पनिशिंग अ क्रिमिनल एक्ट, पेनलाइज करते हैं उनको आईपीसी के तहत, ठीक है। आईपीसी उनको पनिशमेंट देता है ताकि वो लोग ऐसा एक्ट दोबारा सोसाइटी में ना करे, तभी उनको पेनलाइज करते हैं। रिहेबिलिटिंग अ क्रिमिनल मीन्स उसको, जैसे पनिशमेंट तो देते हैं लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहां उनको दोबारा से सोसाइटी में आने के लिए
और या तो जेल में ही उनके साथ एक तरह से बिहेवियर किया जाता है ताकि वो सोसाइटी के साथ भी बने रहे। बहुत सारी जेल्स के हर एक जेल में आई पर्सनली हैज विजिटेड वन जेल ऑल्सो इन अ JNK स्टेट, जो हमारा एक कैंप लगा था अपने लॉ के टाइम पे। उसमें हमने जो जेलों में देखा कि उनको सिलाई कढ़ाई मतलब बुनाई और पढ़ाई भी दी जाती है, ताकि वो लोग अगर जो 7 साल 10 साल अगर 5 6 साल जेल में गुजार रहे, पनिशमेंट मिली है, उसके दौरान वो सोसाइटी के साथ साथ भी अपना काम करे। जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ाई करे, या वहां पे फाइबर के बैग जूट्स बैग्स वगैरह बना रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे काम भी उनको प्रोवाइड करी जाती है, वहां पे वो वेले नहीं बैठे होते हैं। ठीक है, उनको प्रिवेंट करना, उनको डेटरेंट करना, उनको उस थ्योरी से संबोधित करना कि वो क्रिमिनल बिहेवियर दोबारा से ना करे। ये हो गया उनको प्रोटेक्ट करना। बेसिकली जहाँ पे ऑलरेडी हमारे लॉज में बहुत जगहों पे हमारी वार्निंग दी होती है, ठीक है, स्लो ड्राइविंग का लाइसेंस वाला, या आप गाड़ियों का लो तो ओवरटेक मत करो, ठीक है, हेलमेट पहनो, जो नहीं पहनेगा इतने का चार्ज लगेगा, शुड बी प्रोसिक्यूटेड इन अ लॉ, वो सारी चीजें उनको प्रोटेक्ट करना पहले ही। किसी की प्रॉपर्टी को भी अगर प्रोटेक्ट करना, ट्रेसपासर शुड बी प्रोसिक्यूटेड, उनको ऑलरेडी प्रोटेक्ट करना, उनको वार्न करना, ये सारी चीजें। पनिशिंग तो पता ही है, अगर कोई क्राइम करेगा तो दैट शुड बी पनिश्ड अंडर IPC। ठीक है, दीज आर द बेसिक बोलो, जनरल बोलो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्रिमिनल लॉ। ठीक है, फिर बात आती है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स। ठीक है, हमारे IPC में बहुत सारे टाइप्स के पनिशमेंट्स दी हुई है, लाइक डेथ भी है। ठीक है, डेथ तो पता ही है, किसी को मौत की सजा सुना देना। इम्प्रिजन फॉर लाइफ, इम्प्रिजन फॉर लाइफ मीन्स उसको मारना नहीं, उसको जेल में ही रखना पूरी उम्र। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट में भी आपका 3 साल का होगा, 7 साल का होगा, या आपका कुछ मंथ्स का भी हो सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें जिसमें आपकी सलाखों के पीछे आप जा सकते हैं। फॉरफिट करना उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कब्जा कर लेना, ये ज्यादातर जैसे बैंक के कर्जे नहीं कोई उतार पाया तो उसकी प्रॉपर्टी सीज कर लेना, या कोई बंदा अपने टाइम पे पेशी नहीं दे पाया तो उसकी भी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है। फिर अगर वो आएगा तो वो फाइन भरेगा। ठीक है, फाइन होगी, फाइन तो आपके लगते ही हैं, हर एक सेक्शंस में आपके अलग अलग फाइन्स का पूरा जिक्र है। या तो इम्प्रिजनमेंट विद फाइन, 6 महीने की सजा विद 10,000 रुपया फाइन, विद भी हो सकता है। ठीक है, ये आ जाते हैं, 10 साल की भी सजा आ गई है, 14 साल की भी आ गई है, ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब इसमें बात आती है पैरोल और प्रोबेशन। वो हो जाता है उनके लिए जैसे कोई 10 साल 7 साल सजा काट रहा है लेकिन अंदर अच्छे बिहेवियर में रह रहा है, सारे काम कर रहा है, तो उसको सोसाइटी में वापस पैरोल या प्रोबेशन के माध्यम से उनको भेजा जाता है। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स विच वाज गिवन अंडर IPC, दैट इज अ इंडियन पिनल कोड एंड कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल लॉ पनिशमेंट्स। ठीक है, चले जी, देर आर सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। चले जी, अब बात आते हैं आपकी एविडेंस पे। अब जो मैंने अभी तक बात करी वो करी IPC का, क्रिमिनल का, तो एविडेंस क्या है? एविडेंस इन इंडिया, एविडेंस के बेस पे ही सजा सुनाई जाती है। प्रूफ जो है एविडेंस नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं क्योंकि एविडेंस नहीं हो पाता। Different form of evidence are presented in court daily, and areas of evidence is governed by the Indian Evidence Act of 1882. However, one may wonder what be the true meaning of the evidence, and what are the main types of evidence which was present in a court of law. So these are some evidence like weapon हो गया, या सबूत हो गए, विटनेस भी उसी में आ जाते हैं, हॉस्टाइल विटनेस वगैरह वो भी एक एविडेंस ही है, किसी ने चश्मदीद गवाह जिसको बोलते हैं, ठीक है, या उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह वो भी आपके एविडेंस में ही आ जाते हैं। एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी केस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज एवरी एलिगेशन
or demand in a court has to be supported by some kind of evidence, which is a very important thing in nowadays because evidence is also derived, Latin word है आपका evidence, evidere, which means state of evidence, plain या apparent या कुछ भी ऐसा notorious. तो Indian Evidence Act जो है वो basically will be considered, will be divided in a 3 parts. क्या क्या है? First पार्ट विच डील्स विद द जनरल रूल्स ऑफ एविडेंस, दूसरा है वो वाला पार्ट जो रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स से डील करते हैं, और थर्ड पार्ट है विच गिव्स द इफेक्ट ऑफ एविडेंस जो हमने वहां प्रोड्यूस किए हो कोर्ट ऑफ लॉ में. ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जो एविडेंस को प्रोवाइड करते हैं, या अगर कोई ऐसा फैक्ट ही चेंज हो जाए वो भी आपकी जो फैक्ट के रेलेवेंसी में आ जाए वो एविडेंस, या कुछ ऐसे प्रोडक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ एविडेंस जो डील करता है थर्ड पार्ट. ठीक है, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ एविडेंस, लाइक ओरल एविडेंस है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. तो एविडेंस की पूरी बुक नहीं पढ़नी है आपको, आप लोगों का 12th बेस के एग्जाम पे जो भी आएगा वो मैं बेसिक कंसेप्ट्स दे रही हूँ. लाइक डायरेक्ट एविडेंस हो सकता है, जैसे किसी ने आई विटनेस देखा है, मतलब सीधा सीधा सामने देखा हो, दैट विल कंसिडर्ड डायरेक्ट एविडेंस. सर्कमस्टांशियल एविडेंस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बन गए जो एविडेंस प्रोवाइड करता है. ओरल एविडेंस जो किसी की गवाही देता है या हाँ गवाही देता है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका सेकेंडरी में, जैसे किसी की प्रॉपर्टी का केस है तो वो उसके डॉक्यूमेंट लाएगा कि ये मेरे नाम का है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में आ जाएगा. प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस. प्राइमरी एविडेंस विल कंसिडर द ओरिजिनल वन जो सबसे पहले आता है, सेकेंडरी आता है फोटोग्राफ्स, व्हाट्सएप चैट्स, वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. ठीक है, ये सारी आपकी ये टाइप्स के एविडेंसेस आ जाते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका बेसिक कंसेप्ट्स हो गए आपके एविडेंस के बारे में. तो बेसिकली आपका जो इसका कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है, एविडेंस इज सिंपली एवरीथिंग दैट इज यूटिलाइज्ड टू एक्नॉलेज और एक्सप्लेन द ट्रूथ ऑफ सबमिशन. ठीक है, एंड एवरी काइंड ऑफ एविडेंस विल बी कंसिडर्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू वन एंड. ठीक है, whether it will be a civil or a criminal nature, evidence is very important in the point of law or in the court of law. Evidence plays a very significant role to prove facts will be effective. ठीक है, the purpose of criminal law is to protect द सोशल ऑर्डर. क्रिमिनल लॉ को बनाने का जो मैंने पहले ही बोला कि ये हमें प्रिवेंट करता है सोशल ऑर्डर्स में, सोसाइटी में किस तरह से बिहेव रहना है या कोई और बंदा ऐसा कोई क्राइम कमिट ना करे. ठीक है, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंशन एंड रिटेलिएशन विच इज अननेसेसरी कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. उसको भी हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, दैट इट दिस crime will not be considered, will not be happen in future. So हमें ये लॉज बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ी ताकि उनको पनिश कर सके, उनको प्रिवेंट कर सके. ठीक है, अगर किसी को प्रोटेक्ट करना है प्रोटेक्ट कर सके, उनके राइट्स वायलेट ना हो, तो हमें तभी लॉ ऑफ क्राइम की भी जरूरत पड़ी है. ठीक है, हमारे और भी सारे लॉज हैं जो हमें राइट्स प्रोवाइड करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमें हेल्प करते हैं प्रिवेंशन में, हमारे लीगल राइट्स को भी प्रोवाइड करते हैं. सो ऑल दीज टॉपिक्स ऑफ लॉ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी you can consider or you can type in the comment box. So all the details will be given in your links below. So thank you so much. This was all about the today's topic.